लंबी कविता पटकथा को पढ़ते हुए पटकथा की यात्रा से गुजरते हुए बराबर ये महसूस होता है कि हम देश की यात्रा पर हैं और इस देश में आम आदमी के क्या हालात हैं और आम आदमी किन सपनों को सजो कर रखता है और अपने सपनों को पाने के लिए कितना कुछ करता है, कितना संघर्ष करता है। और जो सपने उसे दिखाए जाते हैं, जो लोग इन सपनों को दिखाते हैं और जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए हैं, वे कहां छोड़कर चले जाते हैं आम आदमी को। और आम आदमी न जाने कितनी बार जागता है और फिर लंबी नींद में चला जाता है और फिर जागता है, फिर नींद में जाता है। यह क्रम चलता रहता है और इस क्रम को चलाए जाने में लोकतंत्र में लोक की क्या भूमिका है और आम आदमी इस लोकतंत्र के रथ को किस तरह से ले जा रहा है, कैसे उसे ले जाया जा रहा है, इन सारी बातों की सच्चाई पटकथा कविता में देखने को, समझने को, जानने को मिलती है। पटकथा कविता समाज, राजनीति, षड्यंत्र, प्रपंच के बीच आम आदमी के जीवन यथार्थ व संवेदन को एक कवि की आत्मा से महसूस किए गए बयान का सच है। इस समय में जो मौजूदा हालात हैं, उसके सच को बयां करते हुए मनुष्य के भीतर घिर आए राक्षसी स्वार्थ को हर समय के सच में देखते हुए भारत का एक जीवित सत्य इस फिल्म की रीलनुमा कविता में देखने को मिलता है। सत्य कड़वा हो सकता है, निर्मम हो सकता है, पर सत्य पूरे समाज की दवा भी होता है, जिसे कवि यहां कविता की शक्ल में प्रस्तुत करने का काम करता है। कविता किस तरह से किसी भी देश के इतिहास को अपने बयान में शामिल करती है, कैसे किसी देश को जाना और समझा जाए, इसके लिए इतिहास से साक्षात्कार करने के साथ साथ उस देश के कवियों की यथार्थ भाषा को और उस संवेदन को पढ़ने समझने की जरूरत है, जिससे जनता की आवाज और जन संवेदना के साथ साथ जन आकांक्षा को भी समझने का अवसर मिलता है। जनतंत्र और जन आवाज को समझने के लिए जनतंत्र के उस कवि के पास जाना पड़ता है, जिसके पास जनता की सच्ची और खरी तस्वीरें हैं और जनता के संवेदन के लिए, जनता के दिन बदलने के लिए वह सत्य को साहस के साथ कह सकता है। कविता की भाषा में यह बड़ी चुनौती है, जिसे जनतंत्र के संवेदन का कवि धूमिल साफ साफ कहता है, जो बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात को रख देता है। जनतंत्र में, लोकतंत्र में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। जनता से वादे किए जाते हैं, लुभावने नारे आते हैं और जनता कई बार स्वप्नों का शिकार होकर, खुशफहमी का शिकार होकर
जिनके पीछे पीछे जाती है वही जनता को छलते हैं। इन सब का लेखा जोखा कविता करती है। आदर्श, स्वप्न, बातें सामने आती हैं, नेक इरादे आते हैं, भविष्य बदलता हुआ दिखता है और एक समय के बाद सब कुछ इंतजार के अंधेरे में रह जाता है। हम क्या कर रहे थे? इंतजार दर इंतजार, चुनाव दर चुनाव, लगातार पहले चुनाव, दूसरे चुनाव, तीसरे चुनाव, चौथे चुनाव, और परिवर्तन की एक हवा, एक बयार चल रही थी जिसकी ओर आंख उठाकर पूरा देश देख रहा था। हम वन महोत्सव कर रहे थे, बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं, पर देश का जो आम आदमी है, जो आम चेहरा है, उसमें परिवर्तन, बदलाव दिखाई नहीं देता। हम बहुत सारे नारों को लगाकर फिर वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? यह प्रश्न चिन्ह कविता के माध्यम से सामाजिक यथार्थ, राजनीतिक यथार्थ, आर्थिक यथार्थ और इस पूरे आयाम को समेटने वाली लोकतांत्रिक संरचना पर धूमिल इस कविता के माध्यम से प्रश्न चिन्ह पैदा करते हैं। मैंने इंतजार किया, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा। यह देश के हर बड़े कवि, हर बड़े लेखक, हर बड़े सृजनधर्मी और हर जन नेता का सपना रहा है। ये वादे किए जाते रहे हैं कि अब कोई बच्चा भूखा स्कूल नहीं जाएगा, और इस दिशा में बहुत तेजी से परिवर्तन भी हुए हैं। पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इस हालात के शिकार हैं। अब कोई आदमी कपड़ों की लाचारी में अपना नंगा चेहरा नहीं पहनेगा। ये तमाम सपने हम देखते रहे हैं, हम सोचते रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, पर स्थितियां अभी भी कमोबेश वहीं की वहीं नजर आती हैं। बहुत कुछ बदलता है, फिर भी बहुत कुछ बदल नहीं पाता। जैसा पहले हुआ करता था, सूर्य हमारा सपना है, मैं इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। कब तक हम इंतजार करते रहेंगे? जनतंत्र, त्याग, स्वतंत्रता, संस्कृति, शांति, मनुष्यता, ये सारे शब्द थे, सुनहरे वादे थे, खुशफहम इरादे थे। जनता तमाम लुभावने नारों में खोती जा रही है, खोती जाती थी, और इस तरह भीड़ बढ़ती रही, चौराहे चौड़े होते रहे। बहुत सारा बदलाव, परिवर्तन हम विकास के नाम पर, विकास की संरचना में देखते रहते हैं। योजनाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, टूटती रहती हैं। बहुत कुछ टूट फूट होता रहता है देश की सड़क की तरह। देश की सड़क भी इस सच्चाई का एक बयान है। मैंने अचरज से देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ बारूद का सबसे बड़ा गोदाम है। अखबार के मटमैले हाशिए पर लेटे हुए एक तटस्थ और कोढ़ी देवता का शांतिवाद नाम है। हम बहुत सारी बातें करते रहते हैं, शांति की बातें करते हैं, और ये सब की सब बातें धरी की धरी रह जाती हैं जब सामने हिंसा का पहाड़ खड़ा होता है, हिंसा की स्थितियां आती हैं, तो शांतिवाद का नारा कहीं काम नहीं आता। हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है। यहां सिर्फ वह आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। कौन देश के पास है? कौन देश के करीब है? कवि बड़े साफ शब्दों में कहता है
कि यहाँ सिर्फ वह आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या गरीब है। और इन सब रास्तों के बीच मैं खोई हुई आजादी का अर्थ ढूंढता रहा और चारों तरफ बदलाव की चिन्ह ढूंढता रहा, पर सब यहां अपने अपने धंधे में व्यस्त हैं। सबको अपनी पड़ी है, किसी को भी देश की नहीं पड़ी है। हर आदमी सिर्फ अपना धंधा देखता है। सबने भाईचारा भुला दिया आत्मा की सरलता को मारकर। सब लोग व्यस्त हैं अपने अपने काम में। किसको पड़ी है गरीब की, किसको पड़ी है देश की? कहां है समाजवाद? सारे वाद, सारे नारे धरे के धरे रह जाते और जनता चुपचाप बस देखती रह जाती। गरज यह कि अपराध अपने यहां एक ऐसा सदाबहार फूल है जो आत्मीयता की खाद पर लाल भड़क फूलता है। मैंने देखा कि इस जनतांत्रिक जंगल में हर तरफ हत्याओं के नीचे से निकलते हैं हरे हरे हाथ और पेड़ों पर पत्तों की जुबान बनकर लटक जाते हैं। वे ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे सुनकर नागरिकता की गोधूली में घर लौटते हुए मुसाफिर अपना रास्ता भटक जाते हैं। उन्होंने किसी चीज को सही जगह नहीं रहने दिया है, न संज्ञा, न विशेषण, न सर्वनाम। सब चीजें बदल गई हैं, चीजें अपनी जगह पर हैं ही नहीं। इसलिए जिस बदलाव को, जिस चीज को लेकर हम चलते हैं, वो चीजें हमें कहीं मिलती नहीं है। जो कहा जाता है वो कभी पूरा नहीं किया जाता। तमाम वादे, तमाम नारे धरे के धरे रह जाते हैं। उनका व्याकरण इस देश की सिराओं में छिपे हुए कारकों का हत्यारा है। उनकी सख्त पकड़ के नीचे भूख से मरा हुआ आदमी इस मौसम का सबसे दिलचस्प विज्ञापन है। कुछ लोगों की सुविधा दूसरों की हाय पर फेंकते हैं। वे जिसकी पीठ ठोकते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है। वे आवाज बंद कर देते हैं। वे तनकर खड़े रहने की आदत को खत्म कर देते हैं। मैं देखता रहा, हर तरफ ऊब थी, संशय था, नफरत थी, मगर हर आदमी अपनी जरूरतों के आगे असहाय था। उसमें सारी चीजों को नए सिरे से बदलने की बेचैनी थी, रोष था, लेकिन उसका गुस्सा एक तथ्यहीन मिश्रण था, आग और आंसू और हाय का। सब कुछ अपनी जगह से हटकर कहीं और चले गए। कोई भी अपने अर्थ से नहीं है, अपने रूप से नहीं है। सब कुछ बदल गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अपनी जगह पर हैं ही नहीं। एक ऐसा जादू जिसमें सब गड्ढमड्ढ हो गया, कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता। हम मौसम के कुहरे में, भाषा के कुहरे में घिरे हुए हैं, जहां आदमी अपने आप को तलाशने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिशें आदमी और जनतंत्र के आसपास से गुजर कर खत्म हो जाती हैं। कुछ भी साफ नहीं दिखता। वह हंसता है ऐसी हंसी कि दिल दहल जाता है, कलेजा मुंह को आता है और मैं हैरान हूं। भूखे आदमी का सबसे बड़ा तर्क रोटी है, और इस रोटी के चक्कर में आदमी न जाने कितनी जलालत झेलते हुए चलता है। मैं पूरी तत्परता से सुन रहा था, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि एक के बाद एक हम विकल्प चुन रहे थे। पर इन विकल्पों में बस यही होता था कि उसकी जगह कोई और आ जाता था। थोड़ा बुरा से कम बुरे का हम चयन करते थे। इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं था। इससे ज्यादा कोई बड़ा परिवर्तन हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि चारों तरफ एक पूंजीवादी दिमाग चलता था जो परिवर्तन तो चाहता था,
पर अपने पैसे के तर्क से ही परिवर्तन करता था। बाजार परिवर्तन का आधार था और बाजार उतना ही परिवर्तन करता है जितना बाजार के फायदे में होता है। बाजार अपने फायदे को छोड़कर जनता की आकांक्षा के लिए, जनता के स्वप्न के लिए कोई परिवर्तन नहीं करता। यह सब कुछ वैसे ही होता है जैसे कि क्रांति के लिए जुलूस में हम हाथ उठाते हैं और इस तरह हाथ उठाएं कि कांख दबी रहे। धड़ाम से चौथे आम चुनाव की सीढ़ियों से फिसलकर मतपेटियों के गचगच अंधेरे में गिर पड़ा। नींद के भीतर यह दूसरी नींद थी। और इस तरह मैं लगातार देखता रहा कि परिवर्तन के नाम पर हम बहुत कुछ करते जा रहे हैं, पर परिवर्तन होता नहीं। पैसा और पूंजी के असंख्य कीड़े किलबिला रहे हैं और अंधकार में डूबी हुई पृथ्वी। हम पूंजीवाद से, बाजार से बंधे हुए हैं। यह बाजार और पूंजीवाद हमारे वास्तविक परिवर्तन को होने ही नहीं देता, परिवर्तन को ठीक से चलने नहीं देता। मैंने देखा कि हर तरफ मूर्ता की हरी हरी घास लहरा रही है, जिसे कुछ जंगली पशु खूंद रहे हैं, लीद रहे हैं। इस स्थिति में क्या हो सकता है? दुखी मत हो, यही मेरी नियति है। मैं हिंदुस्तान हूं। जब भी मैंने उन्हें उजाले से जोड़ा, उन्होंने मुझे इसी तरह अपमानित किया, इसी तरह तोड़ा है। मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी राह है। भूख ने उन्हें जानवर कर दिया है, संशय ने उन्हें आग्रहों से भर दिया है, फिर भी वे अपने हैं। जीवित भविष्य के सुंदरतम सपने हैं। वे सारे लोग हमारे अपने हैं और देश के लोगों का सुंदरतम सपना देखना, यह व्यवस्था के लिए, आम आदमी के लिए, आम आदमी के स्वप्न को समझने के लिए, एक सही संरचना से जोड़ने के लिए बढ़ा हुआ कदम होता है। वे अपने हैं, जीवित भविष्य के सुंदरतम सपने हैं और उन सुंदरतम सपनों को बनाए रखना ही पृथ्वी के हित में है, आम आदमी के हित में है, जिसकी ओर कवि बार बार इशारा करता है, संकेत करता है कि इस व्यवस्था में, इस लोकतंत्र में कुछ ऐसे तरकीब और ऐसी तकनीक लानी चाहिए जिससे कि पूंजीवाद और बाजार के बीच भी आम आदमी के सपनों पर आंच न आवे और आम आदमी अपनी हाइट, अपनी ऊंचाई, अपने स्वप्न, अपने आकांक्षा को प्राप्त कर सके, पूरा अपने को अभिव्यक्त कर सके, प्रस्तुत कर सके। इस क्रम में हम देखते हैं कि तरह तरह के लोग गुजर रहे थे, हर तरफ हलचल थी, शोर था। कुछ लोग कह रहे थे कि इन दिनों एक खास परिवर्तन हुआ है, जनता जगी है। जनता का जग जाना ही किसी भी व्यवस्था में, यहां तक कि राजतंत्र में भी, यदि जनता जाग जाती है तो वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। और लोकतंत्र जो जनतंत्र है, जनता का तंत्र है, यदि इसमें जनता जाग गई तो वास्तव में जनता के सपनों को न केवल पंख लगते हैं, बल्कि जनता अपने वास्तविक हक को पाने की लड़ाई लड़के अपने ऊपर अपना शासन करना भी सीख जाती है। यह ताकत जनतंत्र आम आदमी को देता है और इसीलिए शासन प्रणाली में सबसे श्रेष्ठ प्रणाली यदि मनुष्य के द्वारा कोई निर्मित की गई है तो वह लोकतंत्र है।
और इस लोकतंत्र में यह बड़ा परिवर्तन अब देखा जा रहा है। लोग खुसर फुसर करके चर्चा कर रहे हैं कि जनता जगी है। जनता का जग जाना ही कवि धूमिल के अनुसार वह संकेतक, वह टर्निंग पॉइंट है, वह बदलाव का बिंदु है जिससे हम लोकतंत्र को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में, एक सामाजिक सांस्कृतिक लोकतंत्र के रूप में, एक कवि के लोकतंत्र के रूप में पहचानने, समझने और जानने की भूमिका अदा करेंगे। एक लंबे इंतजार के बाद चीजों का असली चेहरा उजाले में आया है। अब लोगों ने देखना सीख लिया है, समझना, जानना सीख लिया है कि परिवर्तन कैसे होता है, वास्तविक परिवर्तन कहां है। कब तक नारों के बीच घुमाया जाता रहेगा। अब नारे नहीं चाहिए, अब वास्तविक परिवर्तन चाहिए। इसीलिए कवि उन सारे संकेतों को कहता है कि सिर्फ टोपियां बदल गई हैं और सच्चे मतभेद के अभाव में लोग उछल उछल कर अपनी जगहें बदल रहे हैं। मैं रोज देखता हूं कि व्यवस्था की मशीन का एक पुर्जा गर्म होकर अलग छिटक गया और ठंडा होते ही फिर कुर्सी से चिपक गया। उसमें न हया है न दया है, कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं, चीजें वहीं की वहीं बनी हुई हैं और इसमें आम आदमी लहूलुहान है। देश अपनी जगह पर धंसा जा रहा है, दबा जा रहा है। इस देश को व्यवस्था के नए क्रम में आम आदमी की आकांक्षा और सपने के साथ देखा जाना जरूरी है। हकीकत क्या है? वे सब के सब तिजोरियों के दुहासी हैं। लोग अपना अपना धंधा चला रहे हैं, अपनी अपनी तिजोरी भर रहे हैं। जब लोग अपनी तिजोरी भरेंगे तो आम आदमी के हाथ में क्या होगा? यानी आम आदमी खाली होगा, कंगाली का शिकार होगा, उसके पास कुछ होगा ही नहीं। वह कहां से परिवर्तन लाएगा? इसीलिए तो कवि कहता है कि कानून की भाषा बोलता हुआ अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है। इस संयुक्त परिवार से देश को, हिंदुस्तान को और आम आदमी को और उस हमशक्ल को बचाना है जिसकी ओर हिंदुस्तान संकेत करता है, आम आदमी संकेत करता है, कवि संकेत करता है। मुझसे कहा गया कि संसद देश की धड़कन को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है। जनता को जनता के विचारों का नैतिक समर्पण है। देश को विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए जनता का नैतिक समर्थन मिला हुआ है संसद को, और संसद अपने निर्णय से उस सच को, उस स्वप्न को देश को दे सकती है जो वादे किए गए थे। मैं अक्सर अपने आप से सवाल करता हूं जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं, और आज तक नींद और नींद के बीच का जंगल काटते हुए मैंने कई रातें जाग कर गुजार दी। कब तक देश नींद में चलता रहेगा? कब तक लोगों को नींद में सुलाए रहेंगे? एक न एक दिन देश नींद से जागेगा और देश की जनता नींद से जागेगी। और कवि ने पहले ही संकेत रूप में कह दिया, कानाफूसी हो रही है कि एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। देश की जनता जगी हुई है। इस जगी हुई जनता से बहुत सारी उम्मीदें हैं जिसकी ओर संकेत, इशारा पटकथा कविता के माध्यम से कवि करता है। कविता यहां सीधे सीधे एक बयान के रूप में आती है और कविता एक सामाजिक सच का आईना बनकर हम सबके सामने आती है। कवि का अपने समय, यथार्थ से सीधा संबोधन है। कवि की भाषा वास्तव रूपों को वास्तव रूप में कहकर ही सच को सामने लाने का अधिकतम साहस करती है। सरलता, सादगी, सपाट बयानी
अपने आप में कविता के सच की ओर जीवन की जीवंत भाषा है, जिसे धूमिल का कवि राष्ट्रीय मुहावरे के रूप में प्रस्तुत करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पटकथा कविता में धूमिल यानी सुदामा पांडे देश के उस सच को सामने लाते हैं जो आम आदमी का सच है, और जो स्वप्न या जो सच उसे दिखाया जाता है जब नहीं मिलता, तो वह किन आंखों से, किन सपनों भरी आंखों से, किन उम्मीद भरी आंखों से देश को देखता है और अपने भीतर, देश के भीतर कैसा बदलाव चाहता है, उसकी पूरी बयानगी, उस पूरे सच को पटकथा कविता फिल्म की कथा की तरह, रील की तरह प्रस्तुत करती है। और इस तरह से इस कविता को पढ़ते हुए हम सब देश को पढ़ते हैं। देश को जानने और पढ़ने के लिए पटकथा की यात्रा से गुजरना जरूरी लगता है।